आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की जान के बारे में, हमारे मौलिक अधिकार। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये तो हर नागरिक को मिली एक गारंटी है। अच्छा, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी गारंटी है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता? यहां तक कि सरकार भी नहीं। बस यही सवाल मौलिक अधिकारों की एकदम जड़ है, उसकी बुनियाद है। तो सवाल उठता है, आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कानून की किताब में लिखे शब्द नहीं हैं, ये तो हमारे संविधान की आत्मा है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा तक कहा गया है, मतलब अधिकारों का एक ऐसा महापत्र जो हर इंसान की गरिमा और उसके वजूद की रक्षा करता है। अब इन अधिकारों की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें सबसे अलग बनाती हैं। पहली बात, ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, ये न्यायोचित हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तीसरी बात, ये अनलिमिटेड नहीं है, इन पर कुछ उचित प्रतिबंध भी हैं। और हाँ, चौथी बात, कुछ अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं, तो कुछ यहाँ रहने वाले हर शख्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी अधिकार से, समानता का अधिकार। सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर एक इंसाफ पसंद समाज की इमारत खड़ी होती है। तो समानता का ये अधिकार हमें देता क्या क्या है? देखिए, आर्टिकल 14 साफ कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। आर्टिकल 15 हर तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 16 वो सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौके की गारंटी देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दो और बहुत खास अनुच्छेद हैं जो सामाजिक बराबरी पर जोर देते हैं। और यहीं पे आता है अनुच्छेद 17। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जड़ से खत्म करता है और इसे एक सजा के लायक जुर्म बनाता है। सोचिए, हमारे समाज में सदियों से चली आ रही एक बहुत बड़ी बुराई को मिटाने के लिए ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस अधिकार की तरफ जिसे लोकतंत्र की जान कहा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो हमें बोलने की, इकट्ठा होने की और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। जरा सोचिए, आर्टिकल 19 हमें कितनी ताकत देता है। ये हमें बोलने की आज़ादी देता है, शांति से अपनी बात रखने के लिए जमा होने की आज़ादी देता है, संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी देता है। इतना ही नहीं, देश में कहीं भी घूमने, रहने और कोई भी काम करने की पूरी आज़ादी। सच तो यह है कि इन्हीं 6 आज़ादियों से हमारा लोकतंत्र सांस लेता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और ये सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बहुत बड़ा बना दिया है। कोर्ट का कहना है कि इसका असली मतलब है गरिमा के साथ जीना। और इसी में शामिल है निजता का अधिकार, साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार और यहां तक कि मुफ्त कानूनी मदद पाने का अधिकार भी। यहां पर एक बड़ा दिलचस्प पेच है। क्या ये सारे अधिकार हर किसी के लिए हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ अधिकार जैसे कि आर्टिकल 19 में दी गई आज़ादियां वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं। लेकिन कुछ सबसे बुनियादी अधिकार जैसे जीने का अधिकार या कानून के सामने बराबरी, ये यहां मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, फिर चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। ये दिखाता है कि हमारा संविधान इंसानी गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। अब हम दो और ऐसे अहम अधिकारों को देखते हैं जो सीधे सीधे इंसान की गरिमा और उसकी अंतरात्मा की आवाज से जुड़े हैं। पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या करता है? ये इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाता है। और वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को यह आज़ादी देता है कि वो अपने विवेक से किसी भी धर्म को माने, उस पर चले या फिर किसी भी धर्म को ना माने। एक नंबर है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, 14। ये नंबर हमारे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी है। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 24 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री या खदान जैसी किसी भी खतरनाक जगह पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी विविधता, इसकी डाइवर्सिटी। तो सवाल ये है कि हमारा संविधान इस खूबसूरती की रक्षा कैसे करता है? यहीं पर आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ये विविधता सुरक्षित कैसे रहती है? इसका जवाब है आर्टिकल 29। ये देश के हर समुदाय को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह हक देता है कि वो अपनी अलग भाषा,
अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे, उसे बचाए। सच में यही वो अधिकार है जो भारत को उस गुलदस्ते जैसा बनाता है जिसमें हर रंग का फूल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिलता है। अच्छा, हमने इतने सारे शानदार अधिकारों की बात तो कर ली, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या होगा अगर कोई इन अधिकारों को मानने से इनकार कर दे, इनका उल्लंघन करे? कौन है जो इस बात की गारंटी देगा कि ये सब सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें बनकर न रह जाएं? इस सबसे बड़े सवाल का जवाब खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने एक खास आर्टिकल के बारे में जो कहा था, वो इन अधिकारों की पूरी कहानी बयां कर देता है। और वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आप एक तरह की मास्टर की समझ सकते हैं, जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। ये वो ताकत है जो हर नागरिक को ये हक देती है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जाए तो वो इंसाफ के लिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ये करता कैसे है? वो करता है रिट जारी करके। ये 5 तरह के बहुत शक्तिशाली आदेश होते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है कि अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का हुक्म देता है। या फिर परमादेश, जिससे कोर्ट किसी सरकारी अफसर को उसकी ड्यूटी करने का आदेश देता है। इसी तरह बाकी रिट्स ये पक्का करते हैं कि कोई भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। असल में ये रिट ही हमारे अधिकारों के असली हथियार हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर और रक्षक बनाता है, और यही वो शक्ति है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती से थामे हुए है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानून नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। वो वादा है जो हमें बराबरी, आज़ादी और सम्मान के साथ जीने का हक देता है। अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज के दौर में हमारे समाज के लिए इनमें से कौन सा अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है? सोचिएगा जरूर।